हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र कुमार करियर कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में मैं मेनली आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और फिजिकल का भी कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, बाकी पार्ट दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जनरली जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तो लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कोर्स शुरू करने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, और साइंस इस दुनिया में आया था, वो इसीलिए आया था कि हर क्यों का जवाब दे सके। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी एक साइंस है। ठीक है, और साइंस में हर क्यों का जवाब होता है। तो मैं आप लोगों को जो एक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, आपके हर क्यों का जवाब दूंगा। मैं खुद क्वेश्चन एराइज करूंगा कि ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसका लॉजिक ना हो, जिसका कॉन्सेप्ट ना हो। एक्चुअली बात क्या होता है ना कि कम जानने वाले लोग, जिनको लॉजिक और उसका वाई पता नहीं होता है, वो बोल देते हैं कि रट लो। ठीक है, तो अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप हर क्यों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं कोर्स को आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले मैं कोर्स का फ्लो बताता हूं कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। पीरियोडिक टेबल आपको पूरा याद करवाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से याद होगा। प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करती है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में नीचे जाने पे, ऊपर जाने पे, लेफ्ट पीरियड में मूव करने पे कैसे प्रॉपर्टीज चेंज करती है, ये सारी चीजें बताऊंगा। जितने एक्सेप्शन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सारे डील करूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं रिएक्शन पे आऊंगा। तो ये तरीका होगा पढ़ाने का। और कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाऊंगा। अगर लगता है मुझे बीच में कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट ऑर्गेनिक के रिएक्शन को समझने के लिए भी एक केमिकल बॉन्डिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन होता है, वो सब केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है तो आप किसी भी रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एवरी क्लास के बाद कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा, उसका आंसर कमेंट करना होगा। ठीक है, और क्योंकि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जो होमवर्क दिया जाएगा उसे पूरा नहीं करोगे, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। आप कॉन्सेप्ट को फील नहीं कर पाओगे। ऐसे आपको लगेगा कि मुझे तो आता है, सब आता है, आई नो दिस, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस हमारा एक स्टडी मटेरियल है जो आप डाउनलोड भी कर पाओगे, उसके लिंक भी हम देंगे। और एवरीडे उस स्टडी मटेरियल से हम आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछे हुए हैं, वो जिस टॉपिक में आएगा मैं साथ साथ उसको डिस्कस करते रहूंगा। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि मैं कोर्स को शुरू करूं। ठीक है, और तो ये पहला लेक्चर है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग क्या होगा वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब मैं केमिस्ट्री पे आता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या है।
ठीक है। तो केमिस्ट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ मैटर। किसी भी कंपाउंड या मैटर का केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि बना कैसे है, कंपोजिशन क्या है, किस किस से बना है वो, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है जिससे बना है वो कैसे जुड़े हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, बिहेवियर कैसा है, इन चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं उसमें। तो ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फिर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर इन द सेंस कि मतलब फिजिकल केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री विथ फिजिक्स, मतलब हम फिजिक्स के लॉ को अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल स्ट्रक्चर्स में, कंपाउंड्स में, एटम्स में, तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री विथ फिजिक्स, अप्लाइंग थ्योरीज एंड लॉ ऑफ फिजिक्स विथ केमिस्ट्री, ठीक है, तो वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद एक और पार्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में हम आप बोल लो कि नॉन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, काफी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। और आज के इस लेक्चर में हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम यही सिर्फ पढ़ेंगे। लाइक हमने पहले आपको बताया कि व्हाट इज केमिस्ट्री, देन मैं बताऊंगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन सी है, किस ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, उसे थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, एनालिटिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। अब हम एक एक करके हर एक को स्टडी करेंगे, ठीक है, और आपको हर एक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। अब हम पढ़ेंगे एनालिटिक केमिस्ट्री। तो एनालिटिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं, इट यूजेस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस to identify and measure physical properties of compound. So what we do in analytic chemistry is we uses quantitative and qualitative analysis to identify and measure the physical properties of compound. मतलब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके किसी कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन पता करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं, तो ये हम करते हैं एनालिटिक केमिस्ट्री में। उसके बाद है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी करते हैं नॉन कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट इज स्टडी ऑफ मटेरियल्स सच एज मेटल्स, गैसेस, ठीक है, विच डू नॉट हैव कार्बन, ठीक है, यहां नॉन मेटल भी आ जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मटेरियल सच एज मेटल, गैसेस विच डू नॉट हैव कार्बन, ठीक है, मतलब वैसे मेटल्स, नॉन मेटल और गैसेस जिसमें कार्बन ना हो, तो उसका हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम सबसे बाद में, लास्ट में करेंगे, एंड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने पहले ही बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ केमिस्ट्री विथ फिजिक्स। मतलब हम फिजिक्स के लॉ को
केमिस्ट्री के साथ अप्लाई करते हैं और किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज और बिहेवियर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप हेडिंग डालते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू फिजिकल केमिस्ट्री, और इसमें मैथ भी लगता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो हमारे कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी यूज लॉज एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स टू study behavior and properties of compound। ठीक है, हम यहां फिजिक्स अप्लाई करते हैं। ओके, अब मैं जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये चीज प्रूव करूंगा कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था वहां अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एनालिटिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहां वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ेंगे, हकेल्स का रूल पर वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ेंगे, और वहां हम ऐसे कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे जो पहले गलत साबित हुए थे, बाद में फिर किसी ने और ने उसे सही करके दिखाया। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए बायोकेमिस्ट्री। नाम से ही क्लियर है, बायो मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स। ठीक है, तो जिसमें हम एनिमल्स मतलब लिविंग बीइंग्स के शरीर के अंदर के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, केमिकल एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, वो हमारा होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ये हमारा है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग बीइंग्स के बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। लिविंग बीइंग से बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ केमिकल्स दैट अकर, केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन लिख लो, मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस that occurs in living organism। ठीक है, ये हमारा होता है बायोकेमिस्ट्री। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जो हम लोगों को पढ़ना है इस कोर्स में सबसे पहले, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहां से अब मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी तक शायद थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना, लेकिन अब मजा आएगा। अब हम जब कार्बन कार्बन खेलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हर चीज का लॉजिक अवेलेबल है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कोई कंपाउंड बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे हम रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन से हम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ओके, और ये सबसे ज्यादा डेली लाइफ में यूज होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डेली लाइफ में यूज होता है, क्योंकि ठीक है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ, पहले ही बताया था मैंने, स्टडी ऑफ compounds of carbon, study of compounds of carbon, compounds of carbon, कार्बन की कंपाउंड का स्टडी होता है ये। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे ज्यादा लिविंग बीइंग्स हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है ये। अब मैं कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम लिखता हूं। ठीक है, जैसे फूड एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है,
क्लॉथेज ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। पेपर, तो आपको अब फील होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे डे टू लाइफ में कितने ज्यादा यूज होते हैं। इंक, रबर, सोप, सोप को तो मैं बना के भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि सोप बनता कैसे है, ठीक है। और परफ्यूम्स, आहा खुशबू आ रही है, परफ्यूम्स, ठीक है, मेडिसिन और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और तो आप देख सकते हैं कि इन कंपाउंड्स का हम डे टू लाइफ में कितना यूज करते हैं। फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लॉथेज, ठीक है, पेपर, इंक, रबर, सोप, परफ्यूम, मतलब हमारी दिन की शुरुआत और दिन का खत्म, दिन शुरू होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से और दिन खत्म होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जो फूड खाते हैं वो भी हमारे बॉडी के अंदर जाकर, हमारे शरीर के अंदर जाकर ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज होता है, ठीक है, और उसके बाद वो ग्लूकोज में टूटता है और हमें एनर्जी देता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम समराइज कर सकते हैं, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड स्टडी करते हैं और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को स्टडी करते हैं। तो ये हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन, मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोप की, कि सोप कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा फील आएगा ना, थोड़ा सा रिएक्शन पे आ जाता हूं मैं, ताकि ये जो आप अगर बोर हो रहे होंगे ना तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मजा लेके पढ़ोगे तो ज्यादा ही और अच्छा लगेगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, बोर नहीं होना है। तो हम पढ़ेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक है। पहला चीज आया जो काम का है, अभी तक तो ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे, जो मेरा पढ़ाना एक मजबूरी है क्योंकि कोर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना था। तो ये सैप्नोफिकेशन रिएक्शन से बनता है, मेड बाई सैप्नोफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होता है, जब हम एक हाइड्रोक्साइड को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसको आप बोल लो एनिमल फैट, एनिमल फैट से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा दो कंपाउंड बनता है, एक सोप बनता है, क्रड सोप, प्लस ग्लिसरॉल बनता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोप हुआ। सोप किससे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप मेड बाई सैप्निफिकेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन से बनता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें OH लगा होगा, ठीक है, को रिएक्ट कराते हैं एनिमल फैट से। एनिमल आ गया ना, तो मैंने बताया था ना कि ये हमारे जीवित जीव जंतुओं का केमिस्ट्री है, हमारी केमिस्ट्री है, अपनी केमिस्ट्री है, ठीक है। तो एनिमल फैट को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्साइड से, तो बनता है क्रड सोप, साबुन बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सोप, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने आपको नाम बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ेंगे। और वाइटल फोर्स थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था बर्जीलियस ने। वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार बर्जीलियस ने यह कहा था, जो थ्योरी उसी ने दिया था, उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टीरियस फोर्स के प्रेजेंस में बन सकते हैं, जो फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है।
तो अब आप डेफिनेशन लिख लीजिए इसका डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली अंडर सम mysterious force existing in the living organism। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फोर्स होता है और उस फोर्स के प्रेजेंस में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है कि बर्जीलियस के लैब में, ये मैं लिख देता हूं, किसने दिया था थ्योरी? है बर्जीलियस ने दिया था एक थ्योरी। ठीक है, तो उसी के लैब में एक काम करता था, एक साइंटिस्ट था जो काम करता था उसके लैब में, वोलर। तो वोलर ने उसी की थ्योरी को गलत साबित करके दिखाया और लैब में सबसे पहले उसने यूरिया बनाया। ठीक है, उसने यूरिया बना के दिखाया कि होलर ने यूरिया बना के दिखाया कि बर्जीलियस की थ्योरी गलत है, उसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया, क्योंकि बर्जीलियस का ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रेजेंट एक मिस्टीरियस फोर्स के प्रेजेंस में ही बन सकता है। ठीक है, तो होलर ने उसकी थ्योरी को गलत साबित करके दिखाया और होलर ने लैब में सबसे पहले यूरिया बनाया। क्या बनाया? सबसे पहले यूरिया बनाया। होलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया। क्या किया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया और यूरिया बनाया। ठीक है, तो होलर ने ये प्रूव करके दिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम होलर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहां पे होलर थ्योरी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया। ठीक है, हीट करके यूरिया बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके उसने यूरिया बना दिया। तो अब ये प्रूव हो गया ना कि बर्जीलियस की थ्योरी क्या थी? गलत थी। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? NH4CNO। NH4CNO को उसने हीट किया और बनाया यूरिया। ठीक है, और यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये है आपका यूरिया, NH2 और यहां भी लग जाएगा NH2। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसका नाम है अमोनियम साइनेट। देखिए साइनेट लगा है ना, ये अमोनिया है, जिसको हम बोल देंगे अमोनियम साइनेट। ये हमारा अमोनियम साइनेट है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने प्रूव किया यूरिया बना के, किससे? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड NH4CNO को हीट किया और यूरिया बनाया। ये हमारा यूरिया है। ठीक है, और बर्जीलियस के थ्योरी को गलत करके साबित करके दिखाया। इसके बाद भी ये रुका नहीं, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना के दिखाया। कुछ साइंटिस्ट ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना के दिखाया और ये बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी महज एक कल्पना थी, एक ऐसी ही सोची हुई थ्योरी थी जिसका कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, उन्होंने बाय प्रूफ लैब में बना के दिखाया। इसके बाद बना एसिटिक एसिड, लैब में इसके बाद बना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको पता होगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को लैब में बनाया था कोल्बे ने। किसने बनाया था? कोल्बे ने। और इसके बाद जो कंपाउंड बना था लैब में वो था हमारा प्यारा वाला मीथेन, क्योंकि मीथेन हम बहुत यूज करेंगे अभी। तो मीथेन को बनाया था बर्थेलॉट ने। आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे ही, मतलब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं। बर्थेलॉट ने बनाया था और ये प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने मीथेन बना के दिखाया था।
तो ये था पूरा ये थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी और उसके बाद की कहानी, ठीक है। और इस लेक्चर को खत्म करने से पहले अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां तक क्लियर हो गया ना कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था। वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टीरियस फोर्स के प्रेजेंस में बन सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उसको गलत प्रूव करके दिखाया वोलर ने, जो उसके लैब में काम करता था। उसने यूरिया बनाया सबसे पहले। कैसे बनाया यूरिया? उसने यूरिया बनाया सबसे पहले, उसके बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, फिर मीथेन बनाया बर्थेलॉट ने, ठीक है। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मीथेन में कन्वर्ट किया लैब में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब आप एक टर्म लिखिए हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। तो एक कंपाउंड बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स which are made up of carbon and hydrogen only, ठीक है, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एक मैं हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देता हूं। ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं इन हाइड्रोजन को हटाकर। अगर मैं कोई और मॉलिक्यूल लगा दूं जैसे क्लोरीन, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हम कोई और मॉलिक्यूल लगाते हैं तो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनता है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनता है, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स जनरली लेस रिएक्टिव होता है। हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होता है बिकॉज आपको कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता होगी। नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर होती है लगभग। तो ये जो बॉन्ड है ना, इसमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में, ठीक है। हम कार्बन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कार्बन, ठीक है। तो कार्बन हम हेडिंग डाल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। एटॉमिक वेट कितना होता है? 12, 13 और 14, क्योंकि इसके कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं, तो 12 हम लेके चलते हैं। जो प्योर कार्बन्स का 12 होता है। इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल इसका C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, C6H12, ठीक है। और ये नॉर्मल सिंबल है। और अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं C6H12, C6H13, C6H14। तो ये सब कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक है। आप मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो इसके वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी?
इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। तो कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, टेट्रावैलेंट, ठीक है, टेट्रावैलेंट है। और इससे फायदा क्या है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है और कार्बन की एक स्पेशल खासियत है कि ये कार्बन खुद के साथ कंपाउंड बना सकता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंपाउंड बना सकता है। और इसकी इस प्रॉपर्टी को कैनकेटिनेशन कहते हैं, कैनकेटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कार्बन खुद के साथ जुड़ के एक चैन बना सकता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, एक चैन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो 3 टाइप का होता है। कार्बन का जो चेन होता है उसका 3 टाइप का होता है। पहला ब्रांच, दूसरा अनब्रांच और तीसरा रिंग, ठीक है। कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहला ब्रांच्ड, दूसरा अनब्रांच्ड और तीसरा रिंग। ये कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, देखो कार्बन 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 कार्बन, ब्रांच, तो एक ब्रांच मिल गया इसमें, एक और ब्रांच इधर, ठीक है, और अनब्रांच यानी सिंपल एक कोई भी ब्रांच इसमें नहीं होगा। रिंग यानी कार्बन रिंग में होगा, कार्बन 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 और कार्बन, तो ये एक रिंग बन गया, ठीक है। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। कार्बन मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बड़े बड़े चेन बनाते हैं, ठीक है। जैसे आगे जाकर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड्स, तो उनका स्ट्रक्चर की भी हम कभी बात कर लेंगे। आईआईटी में एक बार सवाल भी आया था। बट आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर का वेट कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम बना कर लाएं तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और बहुत जल्द हम लाइव सेशन भी शुरू करेंगे जिसमें आपसे बातें भी करेंगे। और अभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें इसमें आपको और ज्यादा जानना है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप जरूर बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर लाएंगे। अगला लेक्चर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक पे वापस आ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। बाय बाय।